जय श्री कृष्णा। बहुत से लोगों का कहना था कि सरकार ने ये जो हमला है दिल्ली ब्लास्ट का, कुछ कांग्रेस के और कुछ और भी जो मजहबी लोग हैं वो ये कह रहे थे कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए ये हमला जो है कराया है। उन लोगों के लिए एक जवाब है कि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सतर्क नहीं होती तो पूरा देश जो है आज जल रहा होता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे कैसे ये चीज़ें जो हैं चालू हुई और अचानक से कैसे इतना बड़ा धमाका हो गया। यह पूरी कहानी जो है वो 9 अक्टूबर से शुरू होती है, जब पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा टेरर मॉड्यूल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ से 2 किलो आईडी यानी कि जो बारूद होता है जो ब्लास्ट के लिए यूज़ किया जाता है वो बरामद किया गया। जिसके बाद एजेंसियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर चली गई। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों में नौगवान जो जगह है वहाँ से ऐसे जैश ए मोहम्मद जो ग्रुप है उसके पोस्टर लगे मिले, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है और जो हमारी इंडियन आर्मी है दोनों को निशाना बनाने की बातें लिखी थी। ऐसे जो पोस्टर हैं वो नॉर्मल तौर पे ऐसे कोई भी आतंकवादी संगठन जो है ऐसे पोस्टर नहीं लगाते हैं। वो पोस्टर तभी लगाते हैं जब उनका संकेत होता है कि सामने वाले बंदे जो भी स्लीपर सेल्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ संकेत देने के लिए होते हैं कि अब तुम हमला शुरू करो, या फिर वो पोस्टर्स लगाए जाते हैं जो जो भी स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं उनको भड़काने के लिए, उनमें आक्रोश पैदा करने के लिए, ताकि वह तुरंत हमला जो है वो चालू कर दें। तो सीसीटीवी फुटेज जब बाहर आती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो लोग जो वहाँ काम कर रहे थे जो कि पहले पत्थरबाज रह चुके हैं, जिन्हें पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड जो है वो कोई और था। पोस्टर लगाने वाले जो थे वो पत्थरबाज जो पूर्व के थे उसमें से निकल के सामने आते हैं कि इन्होंने ही पोस्टर लगाए हैं। लेकिन जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि असली जो मेन जो है वो कोई और है। तो बाद में फिर एजेंसियों के सामने नाम आता है मौलवी इरफान का, जिसका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी टेररिज्म में इन्वॉल्व होने का रह चुका है, जैसे कि वो कई सारी आतंकवादी गतिविधियों में पहले भी इन्वॉल्व था। तो मौलवी इरफान खैर वो बचता रहा, वहाँ की लोकल्स जो हैं उसका सपोर्ट था, लोकल्स का सपोर्ट था उसे। तो इस बार मौलवी इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद कई अहम सुराग मिले और फिर एजेंसियां जो हैं वो हर जगह चौकन्नी हो गई और सब लोग हाई अलर्ट पे आ गए। तो 22 अक्टूबर को पंजाब पुलिस ने एक और ग्रुप पकड़ा जो क्रॉस बॉर्डर हथियारों की स्मगलिंग कर रहा था। जैसे पाकिस्तान से हथियार इधर ले आना, AK-47 वगैरह, ये सारी जो बंदूकें हैं, AK-56, ये सब स्मगलिंग की जा रही थी और भारी मात्रा में हथियार जो है वो जब्त किए गए। इसी पूछताछ में एक नया नाम सामने आता है, डॉक्टर आदिल करके, जो कि सहारनपुर का रहने वाला है और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में उस समय वो पढ़ाई कर रहा था। वो ओरिजिनली यूपी के सहारनपुर का है, लेकिन उसे उसकी जब जांच की गई तो उसके पर्सनल लॉकर में AK-56 जो कि मिलिट्री द्वारा यूज़ किया जाता है वो मिला। और इसके बाद एजेंसियों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि मामला जो है वो बस आईडी यानी कि बारूद मिलने तक या केवल 2-4 लोगों के नाम सामने आने तक सीमित नहीं है। फिर एक खबर आती है कि गुजरात ATS जो है उसने एक डॉक्टर के ही यहाँ से, 2 डॉक्टरों के यहाँ से रिसिन नाम का जो केमिकल वेपन है वो जब्त किया। अब जैसे ही वो रिसिन वाले केमिकल का जो मामला है वो सामने आया, इसके बाद जो एजेंसियां हैं वो पूरे देश भर में जांच अभियान जो है वो चलाने लगी। और जांच में अल फला यूनिवर्सिटी करके है जहाँ पे मुजम्मिल अहमद गनी पकड़ा गया, जिसके पास से 358 किलो एक्सप्लोसिव्स यानी कि बारूद और हथियार जो हैं वैसे ही मिले जैसे आदिल के यहाँ से मिले थे। सबसे चौंकाने वाली जो बरामदगी है वो मेवात में हुई, जहाँ 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स यानी कि बारूद सब मिले, जिससे साबित हुआ कि एक बड़े वेयर हाउस जैसा सेटअप बनाया गया था जहाँ पे हथियार और बारूद और बड़ी मात्रा में केमिकल वेपन्स जो हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सप्लाई होते थे। जब आतंकवादियों को यह एहसास हो गया कि उनका जो ऑपरेशन था पूरे भारत भर में हमले का वो लीक हो चुका है और सभी खबरें जो हैं वो पब्लिक हो रही हैं, तो किसी न किसी का मुख्य हमला करना बनता था इस चीज़ को काउंटर करने के लिए। तो डॉक्टर उमर, जिसका नाम अभी सामने आ रहा है मीडिया में भी और एजेंसियों ने जिसका नाम सामने लाया है, तो उसे जिम्मेदारी दी गई कि तुम यहाँ से जो जितनी भी हथियार है और केमिकल वेपन्स है उसे लेके भागो। तो 7 बजे वह गाड़ी लेके निकलता है फरीदाबाद से और 8:13 पे वो बदरपुर बॉर्डर पार करता है और 8:20 पे ओखला पहुंचता है और लाल किले की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देता है। अब उसे समझ आया कि जो आतंकवादी हैं वो पकड़ लिए गए हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तब उसने फ़िदायीन हमला यानी कि सुसाइड अटैक करने का फ़ैसला किया और फिर वहीं दिल्ली में
फिर वहीं लाल किले पे जो गेट नंबर 1 जो मेट्रो गेट है वहाँ पे जो आपको ब्लास्ट देखने को मिला, उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया। ये जो डॉक्टर उमर है इसे ज़िम्मेदारी दी गई थी आईडी जो बारूद है उसे एक से दूसरे जगह पहुँचाने की। लेकिन हमारी एजेंसियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा सतर्क थीं कि लगभग उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी में ऑलरेडी जो आरडीएक्स वगैरह ये लेके निकल चुका था, तो इसने फ़िदायीन हमले की तैयारी कर ली, सुसाइड अटैक, और उसमें हमारे जो 13 लोग हैं वो मारे गए। अब जो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने क्या किया, तो आप खुद देख लीजिए कि हमारी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने क्या-क्या नहीं किया है पिछले 1 महीने में। भारत पे जो इतना भीषण जो आतंकवादी हमले की जो तैयारी चल रही थी, हर जगह आरडीएक्स सप्लाई होना, इसे टालने के लिए। और बात तो ये है कि हैरत की कि एक भी जो आतंकवादी है वो कोई बाहर से नहीं आया है, सब हमारे ही देश के हैं। अपने ही लोगों में गद्दारों को पहचानना वैसे तो कठिन काम होता है, खैर ये हमारे सुरक्षा एजेंसियों का जो है वो मेन काम ही यही है। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की एक फ़ेमस लाइन है कि उनको, यानी कि आतंकवादियों को, बस एक पल, एक मौका और एक दिन ही जीतना है। और सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं इनको रोज़ लड़ना होता है और रोज़ जीतना होता है, अपने लोगों से भी, देश के आंतरिक दुश्मनों से भी, बाहरी दुश्मनों से भी। अगर हमारी एजेंसियाँ एक दिन भी हारी ये लड़ाई, तो उस दिन देश जो है वो बहुत भीषण हादसे का और आतंकवादी हमले का शिकार हो सकता है। तो कृपया आप सभी भी देश के दुश्मनों को पहचानें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भक्त बनिए। धन्यवाद।